इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या 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 होनी चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, किस किस बैंक या एनबीएफसी में अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के बारे में, कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, वो सब कुछ इस में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करेंगे कि सैलरी, आपकी मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी ही चाहिए। अगर आपकी सैलरी मिनिमम 15,000 है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो। कंपनी टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी टाइप में प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी, गवर्नमेंट, एमएनसी कंपनी, सभी तरह की कंपनियां जिसमें भी आप जॉब कर रहे हो किसी भी कंपनी में आप ले सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ का आप याद रखना, अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी में करते हो या आप एलएलपी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो इन कंपनियों में क्या होता है, पीएफ मैंडेटरी होता है। ज़्यादातर लोग पीएफ मांगते ही हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का याद रखिएगा, अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कर रहे हो या एलएलपी कंपनी में कर रहे हो तो वहाँ पे पीएफ होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जॉब वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम 3 सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी ही चाहिए। 3 सैलरी अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम 3 महीने का एक्सपीरियंस तो आपको होना ही चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए। अब ये डिपेंड कर जाता है सैलरी टू सैलरी। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो 3 मंथ में हो जाता है। अगर सैलरी आपकी कम है तो आप, क्या होता है कि देखो, पूरा जो पर्सनल लोन जो होता है वो सैलरी पे डिपेंड होता है। अगर आपके पास सैलरी ज़्यादा आ रही है आपकी, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी सैलरी कम आ रही है तो आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम है, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा आ रही है तो आप 3 मंथ यानी 3 अगर सैलरी क्रेडिट हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन योर सैलरी, बट हाँ, मिनिमम 3 मंथ का रिक्वायर्ड रहेगा। अब हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। जॉब प्रोफाइल में भी बहुत तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्रोफाइल्स होती हैं जिनको बैंक लोन नहीं देती हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ठीक है। ब्लू कॉलर वाले को बहुत सारे लोग लोन्स नहीं देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं, उन लोगों को जो लोन नहीं मिलता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल बैंक या एनबीएफसी में नेगेटिव कैटेगरी में है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी को मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सपोज एक बैंक या एनबीएफसी है, इसको अलाउ कर रही है, हो सकता है दूसरा उसको ना कर रही हो। तो इसलिए हो तो सभी का जाता है कि एक अगर मना कर रही है तो हो सकता है दूसरा उसको कर रही हो, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क क्या होता है दोनों में, फ़र्क आरओआई का होता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो जिसको कोई नहीं दे रहा, उस प्रोफाइल को अगर वो कर रहा है तो आरओआई ज़्यादा लगाएगा। तो ये आरओआई पे, बट हाँ, हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सैलरी मोड बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी एनईएफटी के थ्रू आ रही है या आरटीजीएस के थ्रू आ रही है तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी सैलरी कैश में आ रही है या चेक के थ्रू आ रही है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपकी सैलरी जो है वो एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू आनी चाहिए। अब छोटी जो सैलरी होती है वो सब एनईएफटी के थ्रू होती है। अब आरटीजीएस तो बहुत बड़ी बड़ी सैलरी जिनकी होती है 5 लाख 10 लाख, उन केस में रहता है ऑलमोस्ट। वैसे ज़्यादातर सारे एनईएफटी के थ्रू होते हैं, तो एनईएफटी के थ्रू। और हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे लोगों की सैलरी जो आती है वो पार्ट में आती है। तो ज़्यादातर जो एनबीएफसी है वो 2 पार्ट ही एक्सेप्ट करती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपकी सैलरी 2 पार्ट से ज़्यादा में ना आ रही हो महीने में। ऐसा ऐसा हो सकता है एक आपके 10 तारीख को आती है, एक 20 को आती है, तो आधी अभी आती है, आधी तक इसको एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके 3-4 पार्ट में आती है, 10 को, 15 को, 20 को, 25, इसको कोई भी एक्सेप्टेड नहीं करेगा। आपकी जो सैलरी है वो 2 पार्ट में आनी चाहिए। 2 पार्ट में आ रही है तो एक्सेप्टेड हो जाए अगर पार्ट में आ रही है, नहीं तो अगर एक बार में आ रही है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम बात करेंगे इंसेंटिव ओवर टाइम बोनस। इंसेंटिव ओवर टाइम बोनस को कोई भी एक्सेप्टेड नहीं करता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, बोनस वगैरह लगा के आपको 30,000 मिल रहा है, तो आप जो इंसेंटिव हटा के, यानी 10,000 रुपये जो आपको इंसेंटिव या ओवर टाइम का बोनस मिल रहा है उसको हटा कर ही
आपकी सैलरी को कंसिडर किया जाएगा। आपकी सैलरी 20,000 है, 10,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलता है, तो आपको तो नेट पे 30,000 होता है, बट बैंक उसको या एनबीएफसी उसको 20,000 ही कंसिडर करेगी, 30,000 नहीं करेगी। वो लोग इंसेंटिव, ओवर टाइम और बोनस को एक्सेप्टेड नहीं करते हैं। तो इन सबको हटा करके जो आपकी सैलरी है वो एक्चुअल सैलरी मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनल डिटेल के बारे में। तो पर्सनल डिटेल में ये आता है कि एज, आपकी एज कितनी है। मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड रहती है वो 21 ईयर्स रहती है। 21 ईयर्स से अगर कम की एज है तो आप नहीं रहोगे। मैक्सिमम जो जा सकता है वो 67 ईयर्स तक जा सकता है। मिनिमम जो एज 21, मैक्सिमम 67। अब सारे लोग 21 में नहीं करेंगे, बट कुछ करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग 21 से। जैसे एज अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। ऑन है या रेंटेड है, अगर आपका बहुत सारे होते हैं वो रेंटेड को अलाउ नहीं करते हैं, तो ये भी डिपेंड कर जाता है कि आपका होम ओन है रेंटेड है। अगर ओन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, रेंटेड है रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है एड्रेस लोकेशन। बहुत सारे ऐसे पिन कोड है जहाँ पे कोई वर्किंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। हो सकता है वो लोकेशन पे सिर्फ एक ही बैंक या एनबीएफसी वर्क कर रही हो, या हो सकता है वहाँ पे 2 कर रही हो। तो ये भी डिपेंड करता है लोकेशन की। अगर लोकेशन अच्छी होगी, मेट्रो सिटी होगी या टायर 2 सिटीज़ होंगी, तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लोकेशन ख़राब है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ ऑप्शंस कम होंगे, वहाँ कम लोग वर्किंग कर रहे होंगे, वहाँ एनबीएफसी और बैंक कम वर्किंग कर रही होंगी। बट अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, मेट्रो सिटी है या फिर कोई टायर 2 है, टायर 3 सिटीज़ है, तो वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई ऐसी लोकेशन है, बट हाँ कुछ ऐसी लोकेशन भी है जहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं करता, तो वो तो बहुत ही मिनिमम पिन कोड होते हैं, 2 4 5 10 ऐसे होते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट हर पिन कोड पर कोई ना कोई वर्किंग करता ही है। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट डिटेल्स के बारे में। तो क्रेडिट डिटेल्स में आ जाता है कि सबसे पहले वो आते हैं जिनका -1 सिविल होता है। -1 सिविल वो होते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में लोन ही नहीं लिया, अभी तक उनका कोई सिविल ही नहीं बना। तो अगर आपका -1 सिविल है, वेल एंड गुड है, बहुत सारे लोग हैं जो -1 को करते हैं। इसके बाद अगर आपने कभी लोन लिया है, आपका कोई सिविल स्कोर बना हुआ है, तो मिनिमम सिविल स्कोर आपका 700 होना ही चाहिए अनसिक्योर लोन में। ये अनसिक्योर लोन है, तो यहाँ पे मिनिमम, आप सपोज अगर 700 ना होके आपका कम होता है, 680 होता है, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। वैलिड रीज़न जैसे मेरे अकाउंट में पैसे थे, बट बैंक के टेक्निकल इशू की वजह से ईएमआई नहीं कट पाई, या कुछ मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हो, तो उस केस में सिविल स्कोर कम हो जाता है। आपने कोई बाउंसिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी सिविल स्कोर, मतलब एक वैलिड रीज़न अगर है तो इसको बैंक कंसिडर कर लेगा। अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो कंसिडर नहीं करेगा। तो मिनिमम 700 होना ही चाहिए। इसके बाद आ जाता है ऑब्लिगेशन। ये आप अगर लोन लेने जा रहे हो तो आपके पास आपकी ऑलरेडी आप सिविल में ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन जब आता है जब आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपके लोन बहुत ज़्यादा चल रहे हो। जैसे सपोज आपकी आपकी सैलरी 30,000 है, 30,000 तक जो फॉर मिलता है 50% तक मिलता है, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम ईएमआई बनेगी 15,000 रुपये तक बनेगी। अगर आप पहले से ही अगर आपकी कोई 10,000 रुपये की ईएमआई आप पे कर रहे हो, तो अगर आप दोबारा अप्लाई करोगे तो जो दूसरी बैंक होगी वो मैक्सिमम 5,000 रुपये की ईएमआई बनाएगी, और 5,000 की ईएमआई में जितना लोन होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये, बट अगर आप पहले से ही 15,000 पे कर रहे हो या 17,000 पे कर रहे हो, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके में ऑब्लिगेशन आ रहा है। ऑब्लिगेशन का मतलब है आपकी जो 30,000 की सैलरी में ईएमआई लिमिट क्या है 15,000, बट आप पहले से ही 15,000 या 16,000 पे कर रहे हो, तो वहाँ पे नहीं बनेगा। तो उस केस में ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो उस केस में बैंक या एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगी। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके ब्याह में आप कितना पे कर रहे हो। अगर आप जैसे 50,000 हो गया, 50,000 सैलरी, तो 60% फॉर लग जाता है, यानी 30,000 तक की ईएमआई बन सकती है। ऐसे जितनी ज़्यादा सैलरी होगी फॉर उतना ज़्यादा मिलता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके ऑब्लिगेशन कितना आ रहा है। इसके बाद सिविल हिस्ट्री। सिविल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी हिस्ट्री कैसे रही है। सपोज आपके में कोई डीपीडी है, यानी चेक बाउंसेस लगे हैं, यानी ऐसा तो नहीं आपका केस राइट ऑफ वाला हो, ठीक है, या सेटलमेंट केस हो। अगर इस तरह के केसेस है तो आपका लोन नहीं होगा। डीपीडी अगर 6 महीने में एक से ज़्यादा डीपीडी, 2 डीपीडी है, तो आपके लोन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। राइट ऑफ लगा है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, होगा ही नहीं। चाहे तो कोई नहीं करता, 1-2 कर देगा वो अलग रहेगा। फाइनेंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा आरओई लागू कर देती है। सेटलमेंट का केस कोई नहीं करता है, हाँ वो बात अलग है। अगर राइट ऑफ सेटलमेंट को एक लंबा समय हो गया, जैसे 3 4 5 साल हो गई, तो फिर
तो कुछ चांसेस होते हैं कोई इसको कर देगा। लेकिन अगर रिसेंटली हुआ 1 साल के अंदर, तो राइट ऑफ सेटलमेंट वाले केसेस नहीं होते हैं, या आपके में बहुत ज़्यादा डीपीडी लगी है वो केसेस नहीं होते। या यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हाई इंक्वायरी, अगर आपने बहुत सारी जगह अप्लाई कर लिया है तो वो वाले केसेस भी नहीं होंगे। बहुत सारी जगह अब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ सिंपल कि क्या होता है। जैसे जो नया पर्सन होता है, सपोज उसकी सैलरी 30,000 है और वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो वो क्या करता है, उसने मान लो कभी लोन ना लिया, तो वो क्या करता है, वो सब जगह अप्लाई कर देता है। उसको नहीं पता मेरी जो सैलरी, मेरी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में कौन कौन कर सकता है। अब उसको तो आइडिया नहीं है इस बारे में, वो क्या करता है, बैंकों में भी अप्लाई कर देता है, एनबीएफसी में अप्लाई करता है। फिर क्या होता है, उसका हो जाता है सिविल खराब। हो सकता है वो ऐसी जगह भी अप्लाई कर देता है जहाँ -1 सिविल को वो लोग करते ही ना हो, उसका तो केस रिजेक्ट होगा। बट फिर वो क्या होगा, इंक्वायरी में आएगा। इंक्वायरी में ये तो लिखा नहीं होगा कि इसका इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया कि -1 सिविल था। इंक्वायरी तो इंक्वायरी होती है। फिर क्या होता है कि 1 महीने बाद, कुछ समय बाद ऐसा होता है, फिर अगर आप उसका लगाने की कोशिश भी करोगे कहीं और दूसरी जगह जहाँ से उसका हो रहा होगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे इंक्वायरी ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचा करिए। पहले तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपकी प्रोफाइल के बारे में, कि मेरा मतलब मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो आप अपने एंड से अप्लाई मत कीजिए। क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे, आपका लोन नहीं होगा, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी की वजह से फिर आपका लोन नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा 3 4 5 6 महीने। तो इसके लिए आप किसी बैंक में जाके उससे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी डीएसए से बात कर सकते हो, ठीक है। बट अपने एंड से आप मत कीजिए। तो ये गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनकी सैलरी 80,000 1 लाख रुपीज़ है, बट उनके लोन नहीं हो रहे हैं। क्यों? रीज़न उनके में इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोन डिटेल्स के बारे में। तो लोन डिटेल में आ जाता है बैंक एंड एनबीएफसी। लोन जो ज़्यादा होते हैं बैंक एंड एनबीएफसी के थ्रू होते हैं बैंकों में, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, इंडसइंड हो गया, प्लस और भी बैंक, जो सारे बैंक, सारे प्राइवेट बैंक जितने होते हैं, सारे एक्सिस हो गया, जितने प्राइवेट बैंक है सारे प्राइवेट बैंक करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी बैंक करते हैं, ठीक है। वो अब डिपेंड करेगा कि आपके क्या हुआ। बट डीएसए से गवर्नमेंट वाले नहीं होते हैं, बट आप गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। एनबीएफसी में हो गया आदित्य, हो गया बजाज, हो गया। इसके बाद आदित्य, बजाज, फ्लोट्रन हो गया, फिनेबल हो गया। बहुत सारे एनबीएफसी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, हर एक बैंक की, हर एक एनबीएफसी की पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं। ऑलमोस्ट पॉलिसी सेम होंगी, बट सिविल के मामले में हो सकता है कोई -1 कर रहा हो, कोई ना कर रहा हो। और सैलरी और लोकेशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों की डिफरेंट, सबकी अलग अलग होती हैं। सैलरी हो सकता है कोई 15,000 से कर रहा हो, कोई 25,000 से कर रहा हो, कोई 35,000 से कर रहा हो, ठीक है। तो सैलरी के मामले में ज़्यादातर लोग प्लस लोकेशन, कोई हो सकता है इस लोकेशन पर कर रहा हो, दूसरा ना कर रहा हो, तीसरा कर रहा हो। और थर्ड आती है सिविल, कि कोई हो सकता है -1 को करता हो, कोई ना करता हो। तो वो सबके अलग डिपेंड। उसके बाद ऑलमोस्ट जो पॉलिसी होती है वो सेम रहती है। अब आरओआई की बात करेंगे तो आरओआई जो स्टार्टिंग होता है 10.50 रिड्यूसिंग से स्टार्टिंग होता है। बट ये 31 दिसंबर के बाद ये आरओआई बढ़ जाएगा। बट अभी जो है 10.5 से स्टार्टिंग रहता है, ठीक है। टेनवर की बात करें तो अप टू 6 ईयर तक टेनवर आपको मिल सकता है, ठीक है। मिनिमम जो रहता है, मिनिमम 1 ईयर रहता है। अब वो बात अलग है, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं तो आपको 3 महीने 2 महीने के दे देंगे, बट बैंक और एनबीएफसी का जो रहता है वो मिनिमम 1 ईयर रहता है, मैक्सिमम 6 ईयर तक मिल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है लोन का रीजन। बहुत बार क्या होता है, क्रेडिट से आपके पास कॉल आता है तो वो आपसे पूछते हैं लोन का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि लोन के रीज़न में क्या होता है कि जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहाँ बहुत सारे आते हैं कि आपको मेडिकल के लिए चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, प्लस पर्सनल के लिए चाहिए, मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, आप जैसे मेडिकल हो गया, ठीक है, मेडिकल जो हो गया उसको अवॉइड करो। प्लस फाइनेंशियल इशू हो गया, जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल थोड़े पैसे की कमी, इसको अवॉइड करो। आप वहाँ पे एक इस तरह का रीज़न दो, जैसे कि मेरे घर में मैरिज है, मैरिज बता सकते हो आप, ठीक है। प्लस मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा मैरिज वाला रीज़न सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और कुछ और पर्सनल रीज़न, बट आप
हेल्थ वाले हेल्थ इशू हो गया, फाइनेंशियल इशू हो गया, इसको अवॉइड करो। इसमें क्या होता है थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर आप हेल्थ के बारे में बात करोगे फिर वो बहुत डिटेल में जाना स्टार्ट करेंगे, हेल्थ में क्या है, कौन है, कैसे हैं, फाइनेंशियल में कैसे प्रॉब्लम हो रही। तो अगर आप ये कह दोगे ना कि मेरे घर में मेरी सिस्टर की मैरिज है, मेरे ब्रदर की मैरिज है, या फिर मेरी शादी है, तो वहाँ पे फिर वो ज़्यादा नहीं पूछेंगे कौन क्या, कोई उनको कोई मतलब ही नहीं। तो उस केस में तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी लोन अमाउंट की बात करें तो लोन अमाउंट जो स्टार्टिंग फ्रॉम होता है 50,000 से हो जाता है, मैक्सिमम 35 लाख जाता है। मैं ये सिंगल की बात कर रहा हूँ, सिंगल बैंक से या एनबीएफसी से। हाँ, अगर आप मल्टीपल बैंक और एनबीएफसी से बात करोगे तो आप 1 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक भी ले सकते हो, आप मल्टीपल जगह अप्लाई कर लो। सिंगल में 35 लाख, बहुत सारे लोग 40 लाख 50 लाख तक जाता है, करते हैं। अब इसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगता है वो बैंकों का जो होता है वो 2% से 5% के बीच होता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़, 1% भी लगता है। लोन अमाउंट बड़ा होता है तो फ्लैट लगता है, जैसे 3000 4000 5000 बैंकों का। अगर लोन अमाउंट बढ़ा है जैसे 15 लाख 20 लाख 25 लाख, उस केस में बता रहा हूँ। ईएमआई का जो मोड रहता है वो ई नेच के थ्रू, मतलब ई मैंडेट करा लेंगे। एक ईएमआई की डेट होती है, उसी डेट को ऑटोमेटिक वहाँ से आपकी ईएमआई कट जाएगी, ठीक है। तो वो आपको कोई जाके जमा नहीं करना है, तो ऑनलाइन पूरा इनका प्रोसेस रहता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस में आता है चेक बाउंसेस चार्जेस। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, चेक बाउंसेस चार्जेस। ये क्या होता है ना, इस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट चेक बाउंसेस के जो चार्जेस होते हैं ना, बैंक नहीं बट एनबीएफसी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। जैसे मैं बजाज की बात करूँ, बजाज जो चार्जेस लगाता है वो 1200 रुपये तक के चार्जेस लगाता है, 1500 मतलब 800 भी लगा सकता है, 600 भी, डिपेंड करता है, अलग उसका कोई फिक्स चार्ज नहीं है। अगर हम टाटा की बात करेंगे, टाटा में अगर पर्सनल लोन की बात करेंगे तो टाटा जो लगाता है वो अप टू 2000 रुपीज़ तक लगाता है, 2000 रुपये तक चार्जेस लगाता है। सपोज आपकी मान लो ईएमआई 5000 रुपये की, और एक टाटा में आपका लोन है, एक बार अगर लोन बाउंस हो गया तो आपके तो 2000 रुपये चले गए, 2 बार अगर आपने ईएमआई कर दी तो आपके 4000 रुपये। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा कि ईएमआई की डेट हो उससे पहले आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको चेक बाउंस चार्जेस देने पड़ेंगे, इससे आपके सिविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी डाउन होगी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, जो आगे अगर आप लोन लेना चाहोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्लस इसके बाद आता है ओवरड्यू ईएमआई चार्जेस। जैसे सपोज आपकी ईएमआई आप नहीं भर पा रहे हो, तो जो ईएमआई पेंडिंग होती है, हर एक बैंक का एक मंथली चार्जेस होता है, एनबीएफसी का ज़्यादातर जो रहता है अप टू 3% तक रहता है। अगर मान लो आपकी 10,000 रुपये की ईएमआई, अगर आपने एक महीने नहीं भरी तो 300 रुपये पर महीने के हिसाब से चेक बाउंस से चार्जेस अलग हैं, बट ओवर ड्यू का ईएमआई का चार्जेस अलग रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, आप लोन भी जब ही लो जब आपको लगे आप ईएमआई दे पाओ, उससे पहले लोन मतलब आप अवॉइड करो। बहुत सारे लोग तो मतलब ये तो अगर कभी कभी हो जाता है, सबको प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ अलग है, ठीक है, मतलब बट अगर आप पे ही नहीं कर पा रहे हो 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरक्लोजर चार्जेस। फॉरक्लोजर चार्जेस में क्या होता है कि सपोज 5 साल का लोन था, आपने 1 साल चला लिया, अब आप चाहते हो कि मैं एक साथ बंद करना चाहता हूँ, तो आप एक साथ बंद कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, मतलब इंटरेस्ट हटा करके जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस टाइम पे वही आपको पे करना है। इस केस में बहुत सारे लोग चार्जेस जीरो लेते हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया वो जीरो करता है, बहुत सारे जीरो करते हैं, बहुत सारी कुछ मिनिमम चार्जेस लेते हैं, 1% हो गया, कोई 2% हो गया। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग कि किस बैंक या एनबीएफसी में आपका लोन चल रहा था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोन एक्सटेंशन के बारे में। लोन एक्सटेंशन में जैसे मल्टीपल फंडिंग आता है। सपोज आपकी सैलरी 50,000 है, आपका पहले से लोन चल रहा है, आप 10,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हो, आपको दोबारा अगर आपको लोन चाहिए तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो आप 30,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो। तो उस केस में आप मल्टीपल जगह अप्लाई कर सकते हो अगर आपको और लोन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है टॉपअप। जैसे मान के चलो आपका आईसीआईसी बैंक में लोन चल रहा है, आप 5 साल का लोन था, 2 साल हो चुके हैं, अब आपको और लोन चाहिए तो आप आईसीआईसी बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो मुझे और लोन चाहिए। तो उस केस में वो टॉपअप कर देंगे, तो जो भी एक अमाउंट बनेगा 1 लाख 2 लाख, तो उस अमाउंट पे आपको दे सकते हैं। मान के चलो पहले उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन दिया था, आपने 2 लाख रुपए भर दिए हैं और आपने बोला टॉपअप चाहिए, तो हो सकता है वो 2 लाख रुपए फिर आपको टॉपअप करके आपका टेन्योर बढ़ा के आपको लोन दे सकते हैं। इसके बाद आता है बीटी टॉपअप। जैसे सब इसमें क्या होता है कि मान लो किसी आपका एक बैंक में लोन चल रहा है,
वहाँ पे आप ज़्यादा ईएमआई पे कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मैं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ दूसरे बैंक या एनबीएफसी में, और इसका टॉपअप भी चाहता हूँ। सपोज़ मेरा आईसीआईसी में चल रहा है, 5 लाख का मैंने लोन लिया था, मैंने 2 लाख रुपए भर दिए, 3 लाख रुपए रह गया। बट आईसीआईसी में मान के चलो मुझे एक 12% लग रहा है आरओआई, और वहीं मुझे एचडीएफसी बोलता है कि अगर आप बेटी कराओगे हम आपको 11% दे देंगे। तो और उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस लोन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वहाँ पे 11% का आपको आरओआई मिलेगा। और आप एचडीएफसी से ये भी कह सकते हो कि आ, आ, मुझे और लोन चाहिए, मुझे और टॉपअप कराना है, तो आपकी जो सैलरी में जो भी एक मैक्सिमम अमाउंट बनेगा तो आपको ऑफ़र कर सकता है। सपोज़ 3 लाख तो आपका ट्रांसफ़र हो गया, प्लस आपकी सैलरी में उसको मिल लगा 4 लाख और बन सकते हैं, तो वो आपको 4 लाख का और दे देगा। तो इससे बीटी प्लस टॉपअप हो जाता है। अगर आप ओनली बीटी कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो, आपको यहाँ पर 12% हो रहा है, दूसरी जगह आपको कम आरओआई ऑफ़र कर रहा है, तो आप बीटी भी करवा सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि क्या 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 आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो आता है सबसे पहले आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कोई ना कोई आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपका होना चाहिए। ठीक है। एड्रेस प्रूफ में आपके पास जो भी रहेगा, आपके पास 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड रहती है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपका सैलरी अच्छी है बैंक तो 3 मंथ का भी बहुत सारी बैंकें 3 मंथ का लेती हैं, तो 3 मंथ का है वो भी ठीक है, इनफ है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फॉर्म 16, अगर आप बड़ा अमाउंट ले रहे हो, अगर आप 10 लाख से ऊपर का अमाउंट ले रहे हो तो फॉर्म 16 रिक्वायर्ड रहता है। तो अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो आप फॉर्म 16 की रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद अगर आपका जो होम है वो ओन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, या अदर गैस बिल हो गया, पोस्टपेड बिल हो गया, जो मतलब एक ऑनरशिप प्रूफ के लिए। क्या आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद को एप्लीकेंट की केवाईसी, बहुत सारी बैंक है जैसे बंधन हो गया, आदित्य हो गया, ये इन लोगों को को एप्लीकेंट की रिक्वायर्ड रहती है। तो ऐसा नहीं सभी को चाहिए, कुछ को चाहिए कुछ को नहीं चाहिए। अगर आप इस ऐसी बैंक में अप्लाई कर रहे हो, एनबीएफसी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ को एप्लीकेंट की रिक्वायर्ड है, तो आपके पास को एप्लीकेंट के केवाईसी होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके अलावा हो सकता है बैंक आपसे कुछ और भी मांग सकता है, बट हाँ ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट मांगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मांगेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। तो लोन के लिए एक तरीका होता है ऑनलाइन, आप हर एक बैंक की वेबसाइट होती है, आईसीआईसीआई की, बजाज की, कोटक की, एचडीएफसी की, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप ऑफलाइन बैंक में विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। थर्ड है आपके पास अगर कोई डीएस है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी को जान पहचान का कोई अगर एजेंट है। ठीक है। आप चाहो तो हमारे थ्रू भी कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके यहाँ पे लोन को अप्लाई करवा देंगे। ठीक है। तो आपके ऊपर रहेगा आप कैसे अप्लाई करना चाहिए। बट हाँ मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि आप कभी भी अप्लाई करते समय आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका लोन कहाँ हो सकता है। ऐसा ना हो आपने लिया ऑनलाइन और हर जगह अप्लाई कर दिया, आईसीआईसी कोटक को पता चला आपका लोन कहीं नहीं, इंक्वायरी बढ़ गई और इसकी वजह से फिर आपका लोन होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए भाई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया, डोंट अप्लाई मल्टीपल प्लेसेस फॉर लोन। आप मल्टीपल जगह लोन के लिए अप्लाई ना करें, इससे आपकी इंक्वायरी बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखें। सेकंड, नॉट कंपेयरिंग आरओआई। क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि हमारी सैलरी अच्छी होती है, हमारी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल होती है, बट हमको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई बैंक या एनबीएफसी हमें एक ऑफ़र करती है, तो आप क्या करते हो ना, आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लो। तो एक बार उसको आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए, हो सकता है वो कम, देखो अगर उसने आपको एक ऑफ़र दिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो तो रहेगा ना, आप एक बार उससे बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हो सकता है 1 से 2% वो कम करे। ऑलमोस्ट हमारे जैसे मेरे हम लोग जो करवाते हैं, हम लोग कम करवाते हैं, जो क्लाइंट होते हैं अगर वो हैप्पी नहीं होते हम कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में एनबीएफसी बैंक करते, क्योंकि देखो उनको एक पहले ही पता होता है, वो ये सोच के ही चलते हैं मैं जो आरओआई देने जा रहा हूँ इससे कस्टमर अनकंफर्टेबल होगा। ठीक है। तो मैं एक बार बार्गेनिंग करूँगा, वो कस्टमर बार्गेनिंग कर सकता है। ठीक है। तो उसी हिसाब का आरओआई एक आपको बना के देते हैं, तो आप ट्राई करो बार्गेन। दूसरा, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो आप कोशिश करो कि आप ऐसी जगह अप्लाई करो जहाँ आपको कम आरओआई मिल जाए। सपोज मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर अच्छी कंपनी जॉब करते हैं, वो लोग एनबीएफसी में अप्लाई कर देते जबकि उनको बैंक लोन दे सकता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। एनबीएफसी का जो आरओआई स्टार्टिंग है वो बहुत हाई है, जबकि आप बैंक में जाओगे तो आपका बहुत ही लो आरओआई में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड, आपको कभी किसी को एडवांस अमाउंट पे नहीं करना। अनसिक्योर लोन में कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कभी एडवांस नहीं मांगती है। मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं आदित्य बिरला में, मैं जैसे वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से लोग के फ़ोन आने लगते हैं, वो कुछ मतलब फेक एक वो बना के सैंक्शन लेटर बना के उनको दे देते हैं, और मतलब फिर उनसे एडवांस बोलते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस है या टैक्सेस फ़ीस है। तो ऐसा कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी नहीं बोलता है आपको पे करने के लिए। तो इस चीज़ से आप बच कर रहें, किसी को कोई भी एडवांस पेमेंट ना करें। आप पहले ही उससे अगर आप किसी डीएसए के थ्रू कराते हैं तो आप उससे पहले ही बात कर लें कि आप किसी से आप कि भाई मैं कोई एडवांस पेमेंट नहीं दे पाऊँ, क्योंकि कोई भी बैंक या एनबीएफसी एडवांस पेमेंट नहीं मांगती है। उसके बाद ट्राई टू अवॉइड अप्लाइंग ऑन इंस्टेंट लोन ऐप। जिनकी अच्छी सैलरी है, जिनको मल्टीपल जगह लोन मिल सकता है एनबीएफ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप इंस्टेंट जो लोन ऐप चलते हैं, जैसे नाबी हो गया या अदर अदर हो गए, जैसे बहुत सारे लोन ऐप हैं, जैसे नाबी हो गया, नीरा हो गया, इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके सिबिल को ख़राब कर सकते हैं। होता क्या है कि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो बहुत सारे लोन ले लेते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, 3 महीने 6 महीने, बट उनकी ईएमआई इतनी ज़्यादा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनकी सैलरी 70,000 है, उनको ई एम आई 80,000 90,000 देनी, क्योंकि उन्होंने इतना अमाउंट ले लिया है। वो 2 2 3 3 4 4 महीने के, बट आप पे तो नहीं कर पा रहे हो ना। आप वहाँ पे नहीं करोगे तो आपके पेनेंट वहाँ पे सिविल में इफेक्ट करेगा। तो आप अवॉइड करो कि इंस्टेंट लोन को। इससे आपको लॉस ये होता है कि आपको ऑब्लिगेशन बहुत आता है। सपोज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है एग्जाम्पल, आप पहले से 80,000 पे कर रहे हो, भले ही वो आप 3 दिन में सारे लोन आपकी 6 महीने में सारे लोन क्लोज हो जाएंगे, बट अभी तो आपको लोन नहीं मिलेगा ना, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक उसको ऑब्लिगेशन में लेगा। बैंक उसको सोचेगा भाई ऑब्लिगेशन 80,000 रुपये तो इसको पहले ही पे करने हैं। तो जो इंस्टेंट लोन वाले हैं उनको अवॉइड करो। हाँ, अगर नहीं मिल रहा है, आपको छोटे अमाउंट की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो ट्राई, मतलब ठीक है। बाकी मतलब ये, इसके बाद जो मेन सबसे ज़्यादा पॉइंट आता है, रिमेंबर इट्स लोन नॉट योर मनी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको 4 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और सपोज डीएसए ने बोला या बैंक किसी जो एम्प्लॉय होता है उसने बोला आपको मैं 8 लाख दे दूंगा या 10 लाख तक हो जाएगा, और वो बंदा एग्री हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लोन ले। आप ज़्यादा लोन, क्योंकि ये लोन है, ये आपका पैसा नहीं है। अगर आज वो आपको 10 लाख रुपए दे रहा है कि आपको वापस नहीं करना, आपको उसको वापस करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट चीज़, उसको वापस आपको इंटरेस्ट के साथ करना है। ऐसा नहीं वो आपको 4 लाख रुपए दे रहा है और आपको 4 लाख ही वापस करना। तो इस चीज़ का आप याद रखें कि आपको जो जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लोन लें, उससे ज़्यादा लोन ना लें, क्योंकि वो आपको पे करना है और वो भी इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो आज के ये पॉइंट थे, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या डीएसए बनना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग आपका करवा सकते हैं लोन और डीएसए का अगर आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने का। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।